जिन रोगों में इलाज की मौजूदा व्यवस्था प्रणाली प्रभावी नहीं हो पाती है, उन रोगों के इलाज के लिए स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की संभावनाओं पर काफ़ी रिसर्च हो रही है और ये लोकप्रिय भी हो रही है। कुछ जानलेवा और विकट रोग जैसे कि कैंसर, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, अल्जाइमर, इनके लिए स्टेम सेल थेरेपी एक वरदान के रूप में सामने आई है। कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी। द फर्स्ट वुमेन रिपोर्टेड क्यूर्ड ऑफ एचआईवी आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, यानी कि ऐसी पहली महिला जिनका एचआईवी का इलाज संभव हुआ है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद। देखिए, आप सभी को पता होगा कि एचआईवी अब तक एक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। अगर इस तरह की कोई खबर आई है तो ये अपने आप में एक सेलिब्रेशन का आप कह सकते हैं मुद्दा बनता है। और इस न्यूज़ को ही बेस रखकर, इसको आधार बनाकर आज हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आपके जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये प्रारंभिक परीक्षा में भी साइंस एंड टेक पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वीडियो के एंड में हम मेंस की परीक्षा से संभावित और प्रीलिम्स की परीक्षा से रिलेटेड प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स को समझेंगे ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ जानलेवा और विकट बीमारियां होती हैं जिनके इलाज की संभावनाएं स्टेम सेल थेरेपी के अंदर है। कैसे है ये समझते हैं। देखिए, सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, यानी कि बेसिक यूनिट हमारे शरीर की सेल्स हैं। जब ये सेल्स बीमार हो जाते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इन खराब सेल्स को नए सेल से बदल दिया जाए तो वो बीमारी का इलाज किया जा सकता है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। तो इसी बेसिस को लेकर एक थेरेपी आई है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, यानी कि जो खराब सेल है उनको नए सेलों से ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और फिर उससे जो है बीमारी को क्योर कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, बड़े पैमाने पर इस पर रिसर्च जारी है। भारत में भी इस पर काफ़ी काम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, वही एचआईवी रिमिशन का जो केस हुआ है दुनिया का पहला, इसको लेकर स्क्रीनशॉट आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले स्टेम सेल क्या है, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक सेल क्या है। सेल मतलब कि कोशिका। मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में एक बिल्डिंग ब्लॉक का ये काम करती है। खरबों कोशिकाएं जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर रहती है। ये एक बुनियादी निर्माण खंड है और हर कोशिका का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअली फॉर्म्स करके एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, यानी कि टिश्यूज बनाते हैं। और ये उत्तक या टिश्यूज आपस में फॉर्म करके अंग यानी कि ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, तो सेल से ही बेसिकली हमारे सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हुए हैं। ये तो हुआ कि ये सेल्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट काम हैं और उन कामों के आधार पर फिर इनको जो है विभाजित किया जाता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ब्लैंक होते हैं, यानी कि वो एक ऐसे ड्राइंग पेपर के समान है जिस पर आप कुछ भी पेंट कर सकते हैं। वो जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको जब डीएनए के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो वो किसी विशेष प्रकार की कोशिकाओं में बदलते हैं। लेकिन जब तक इस तरह के इंस्ट्रक्शंस उनको नहीं दिए गए हैं तो वो क्या है, अविशेषीकृत रहते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्पेशल चीज़ में वो डिफाइन नहीं होते। उन्हीं सेल्स को मोटे तौर पर स्टेम सेल्स कहा जाता है। समझते हैं, यहाँ पर हमने सेल्स समझा, अब हम समझते हैं इन्हीं सेल्स में से स्टेम सेल्स क्या हैं। देखिए, 1960 में कनाडा के दो वैज्ञानिक थे, अर्नस्ट और जेम्स ए टिल। इन्होंने स्टेम सेल को समझने की एक आधारशिला रखी थी। ठीक है, जो स्टेम सेल कोशिकाएं होती हैं ये जीवित जीवों में, मनुष्यों में मिलती हैं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है जो कि ब्लैंक होती है और इनके अंदर अपने आप में विभाजित होने की क्षमता होती है। यानी कि एक स्टेम सेल जो है वो विभाजित होकर दो स्टेम सेल बन जाता है और क्योंकि ये इसी से मिलकर बना है तो इसके अंदर भी विभाजन की क्षमता होती है। यही स्टेम सेल फिर विभाजित होकर फर्दर स्टेम सेल्स में जो है डिवाइड होते रहता है और ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। ठीक है,
ऊतकों की मरम्मत करके हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट हो रही है उसको ठीक करने का काम ये करते हैं। क्योंकि तो ब्लैंक है ना, तो इनकी जैसे ज़रूरत पड़ती है ये वैसे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये तब तक काम करते रहते हैं जब तक मनुष्य जीवित रहता है। इसलिए आपने देखा होगा बचपन में अगर आपको कोई चोट लग जाती है, उसका कुछ निशान स्किन पर पड़ जाता है, तो समय के साथ साथ वो मार्क क्या है, धीरे धीरे चला जाता है। क्योंकि आपकी स्किन की जो रिपेयरमेंट है वो इन कोशिकाओं के द्वारा, स्टेम सेल के द्वारा, जिनको हिंदी में स्तंभ कोशिका भी कहते हैं, के द्वारा कर दी गई है, ठीक है। देखिए ये अपने आप में भी विभाजित होते रहते हैं, इसके अलावा ये एक नए प्रकार का सेल भी बन सकते हैं। जैसे ये मांसपेशियां भी बन सकते हैं, ये ब्लड सेल्स भी बन सकते हैं, ये न्यूरॉन सेल भी बन सकते हैं, यानी कि आप इनका जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे एक इस प्रकार की बीमारी है जिसमें मेरा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं रह पाता और मुझे बार बार जो है अपने ब्लड को चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे अंदर क्या किया जा सकता है, स्टेम सेल्स लेके उनको इंड्यूस करके उनको ब्लड सेल्स में बदल के मेरी बॉडी के अंदर उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये चमत्कार जो है स्टेम सेल कोशिकाओं के द्वारा होता है। एक तरीके से गॉड गिफ्ट है ये हमारे लिए। देखिए ये एक स्टेम सेल कोशिका है, इससे नर्व सेल भी बन सकता है, रिवर सेल भी बन सकता है, इससे आपके ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ टूट फूट चलती रहती है। जैसे नेल्स हम कट करते हैं, नए नेल्स आ जाते हैं, हमारे हेयर्स की लेंथ बढ़ती रहती है, हमारी स्किन में जब कुछ कट हो जाता है तो फिर से हमारी स्किन जो है आ जाती है। ये सारा का सारा काम जो है बॉडी अपने आप करती रहती है, रिपेयरमेंट का काम। तो इसके लिए क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं जो है इन कामों को करती हैं। यहाँ तक आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन शोज प्रॉमिस एज अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर सेप्सिस। यानी कि जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स है, यानी कि जो बोन मैरो से लिए गए हैं, उनको सेप्सिस की बीमारी ठीक करने के लिए उनमें एक संभावना जो है दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ आई थी हाल ही में। नेक्स्ट देखिए, अब स्टेम सेल्स के अंदर चाहे वो कहीं से भी आया, बोन मैरो से लिया हो, आपने भ्रूण से लिया हो या कहीं से भी लिया हो, उनके अंदर 3 सामान्य गुण तो होते ही होते हैं। पहला, जैसे कि क्या बताया, खुद को विभाजित करने की और नवीनीकृत करने की इनके अंदर क्षमता होती है, मैंने आपको समझा दिया था। दूसरा, ये विशिष्ट नहीं होती, ब्लैंक होती है। समझ में आ गया? ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकते हैं, ये खुद से किसी दूसरे में बदल सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए स्टेम सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, इसको 2 आधारों पर बांटा जाता है। पहला आधार है कि शरीर में कहाँ से स्टेम सेल आ रहा है, इसके आधार पर। दूसरा, ये कोशिकाएं अपने आप को कितने प्रकार से बदल सकती है, इसके आधार पर। पहला समझते हैं कि शरीर से आने वाली जगह के आधार पर इनको बांटा जाता है। तो 3 नाम पे जो है इनको बांटा जाता है। पहला है आपका एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल, दूसरा है आपका एडल्ट स्टेम सेल और तीसरा होता है आपका इंड्यूस्ड स्टेम सेल, ठीक है। एम्ब्रॉयनिक का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है। उसके बाद एडल्ट जो कि हम वयस्क हो जाते हैं, और इंड्यूस्ड का मतलब होता है किसी चीज को प्रेरित करके बनाया गया। समझते हैं। देखिए जो भ्रूण स्टेम सेल होता है, यानी कि भ्रूण से ही आप समझ रहे होंगे। देखिए जब बच्चा कंसीव होता है तो सबसे पहले क्या है, एक कोई सेल जो है कंसीव होके बनता है, वही अपने आप को फिर क्या है फर्दर डिवाइड करता है, फिर वो एक जायगोट के रूप में बन जाता है, फिर वो फर्दर डिवाइड करता है। तो एक सर्कल की शेप बेसिकली वो क्या है ले लेता है। एक रेत के कण के समान ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, गोल एक बॉल की शेप में होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसका जो नाम होता है वो होता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो इस ब्लास्टोसिस्ट से बनने के बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है और एक बच्चे की जो है पूरी की पूरी आप कह सकते हैं बॉडी फॉर्म होती है। जो शुरुआत में जब बेबी कंसीव हुआ है उस टाइम पे जो भ्रूण है वहां से जो स्टेम सेल लिए जाएंगे उनको भ्रूण स्तंभ कोशिकाएं कहते हैं। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसके एक तरीके से भ्रूण में होने के टाइम से उसके वयस्क होने तक उसके पूरे थ्रू आउट लाइफ में कुछ सेल्स जो इसके बॉडी में रहते हैं, जो मरम्मत का काम करते रहते हैं, उनको अडल्ट स्टेम सेल कहते हैं। और लैब में जब सेल को लेकर
लेकर उन्हें इंड्यूस किया जाए, लैब में उन पे कुछ काम किया जाए, तो उनको इंड्यूस स्टेम सेल कहते हैं। समझ गए मोटे तौर पर। देखिए जो भ्रूण से जब कोशिका उसी समय निकाल ली जाती है जब बच्चा पेट में बन रहा होता है, तो बेसिकली एक तरीके से वो जो भ्रूण है ना उसकी डेथ हो जाती है अगर आप उस टाइम पे वहां से भ्रूण स्टेम सेल निकाल लेंगे, तो इसलिए इसको अनएथिकल माना जाता है। लेकिन जो वयस्क स्टेम कोशिकाएं होती हैं वो खास तरह की कोशिकाओं में ही विकसित हो सकती हैं, इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। और इनकी संख्या बहुत कम होती है और इलाज करने के लिए इनका यूज करना जो है लीगल है, इथिकल है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स यानी कि भ्रूण स्टेम कोशिकाएं। देखिए मैंने आपको बताया भ्रूण से ली जाती हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोशिका में बदलने की पावर होती है, क्योंकि भ्रूण से पूरा बच्चा डेवलप होगा, तो ये लीवर में, दिल में, हार्ट में, माइंड में, ठीक है, किसी भी प्रकार की चीज में ये बदल सकती हैं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। उसके बाद देखिए ये दो प्रकार की होती है, यानी कि जो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल है ये फर्दर टू टाइप की होती है। पहला टोटीपोटेंट और दूसरा जो होता है आपका प्लूरीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट होती है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकता है, यानी कि उससे कुछ भी बन सकता है। ठीक है, इसको क्या है जो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था होती है तभी जो है प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इनको प्राप्त करने में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए चिकित्सा प्रयोग में इसका जो है यूज करना लीगल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसलिए अगर आपको स्टेम सेल पर रिसर्च करनी है तो लैब में जो है बनाए जाते हैं उनका यूज किया जाता है, ह्यूमन की बॉडी वाले को लेना अलाउ नहीं है। इसका ही दूसरा टाइप होता है प्लूरीपोटेंट एम्ब्रॉयनिक का। देखिए जब टोटीपोटेंट का विभाजन होता है 5 दिन के बाद, जब बेबी की फर्दर डेवलपमेंट होती है, तो उसके बाद जो स्टेम सेल मिलते हैं उनको प्लूरीपोटेंट कहते हैं। ये एक एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल को छोड़ के, यानी कि जो प्लासेंटा होती है उसको छोड़ के बाकी किसी भी कोशिका में बदल सकते हैं, यानी कि एक बेबी को नहीं बना सकते लेकिन ये फर्दर कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि ये मानव शरीर में पाए जाने वाली अधिकतर कोशिकाओं, अधिकतर वर्ड यूज किया गया है, और उत्तकों के निर्माण के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, और चिकित्सीय दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती है ये भी हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे। यहाँ तक हमने समझा इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जो प्लासेंटा होती है गर्भनाल, उसके ब्लड से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भारत में कमर्शियल रूप से भी ये सेवा उपलब्ध है। जब बेबी की बर्थ होती है तो उस टाइम पे जो प्लासेंटा का ब्लड होता है वहां से इन स्टेम सेल्स को निकाल लिया जाता है, और फिर लैब में इनको जो है बहुत ठंडे टेम्परेचर पे सेव करके रखा जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम बेबी को फेस करनी पड़ती है थ्रू आउट हिज और हर लाइफ, तो जो है इन स्टेम सेल के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। और बहुत सारे पेरेंट ये आजकल करने भी लगे, ये काफी पॉपुलर इंडिया में भी हो रहा है। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक होती है आपकी फिर वयस्क स्टेम सेल। अब तक हमने क्या समझा, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल, उसके दो टाइप समझे, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट। अब हम दूसरे पे चले जाते हैं, ये होती है हमारी वयस्क स्टेम सेल। ये एक जीव के बढ़ने पर जो उसकी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है उसको बदलने के लिए नई कोशिकाओं की आपूर्ति करते हैं। इनको मल्टीपोटेंट कहा जाता है, जिसका मतलब है वो शरीर की कुछ कोशिकाओं में बदल सकते हैं। पहले वर्ड था टोटीपोटेंट के लिए किसी भी चीज में बदल सकते हैं, फिर जो आपका प्लूरीपोटेंट था उसके लिए वर्ड था अधिकतर कोशिकाओं में बदल सकते हैं। अब जब हम मल्टीपोटेंट पढ़ रहे हैं तो वर्ड आ गया है कि ये कुछ कोशिकाओं में बदल सकते हैं। ठीक है, रक्त सेल जैसे केवल रक्त की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकता है। त्वचा सेल जैसे विभिन्न प्रकार की त्वचा से रिलेटेड कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल क्या होता है, इसको आईपीएस सेल भी कहते हैं, जिसको वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बनाते हैं। ठीक है, प्रेरित का मतलब है जो सामान्य वयस्क कोशिकाएं जैसे हमारा ब्लड है, हमारी जो है स्किन है, उन कोशिकाओं को लेकर उनको रीप्रोग्राम करते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं, जीन्स को जो है कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं कि वो उन कोशिकाओं को रीप्रोग्राम करके वापस से कहाँ ले जाता है, स्टेम सेल में ले जाता है। ठीक है, और ये भ्रूणीय स्टेम सेल की तरह प्लूरीपोटेंट होते हैं, क्योंकि ये भी अधिकतर
कुछ कोशिकाओं के अंदर जो है बदल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो मैंने आपको बताया, देखिए जो भ्रूण की अवस्था होती है तो जीन्स के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है उनको दिए जाते हैं और उस हिसाब से डेवलपमेंट होती है और एक बेबी के सारे अंगों का निर्माण होता रहता है। अगर हम जीन को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दें कि वो वापस से जो है रीप्रोग्रामिंग करके जो वो वाला जीन था जो उनको विशेषीकृत कोशिका में बदलने का इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसको स्विच कर दे, उल्टा कर दे, तो विशेषीकृत से वापस आके ब्लैंक पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये करके जो है इंड्यूस्ड जो आपकी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है लैब के अंदर प्राप्त की जाती है। यहाँ पे आ जाइए, ये होता है जायगोट। ठीक है, यहाँ से जो है आपके जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल है वो प्राप्त किए जाते हैं। फिर आपका ब्लास्टोसाइट, यहाँ पे एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स यानी कि प्लूरिपोटेंट प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर आपका एपिप्लास्ट होता है, देन आपका लेट एम्ब्रायो अर्ली फोएटस होता है, यहाँ तक जो है प्लूरिपोटेंट प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद जब एक वयस्क डेवलप हो जाता है तो यहाँ से आप अडल्ट स्टेम सेल जिनको फर्दर मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट में डिवाइड करते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये स्किन में, बोन मैरो में या फिर अदर चीजों में जो है बन सकते हैं। फिर स्किन वगैरह को लेके अगर लैब में चले जाएं और चीज को स्विच कर दे तो ये फिर इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बन सकता है। पूरी की पूरी जो मैंने अब तक आपको कॉन्सेप्ट समझाई वो इस पिक्चर में समराइज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब तक तो मैंने बताया कि शरीर में कहाँ से आप ले रहे हैं इसके आधार पे हमने विभाजित किया। अब ये कोशिकाएं किन किन कोशिकाओं में बदल सकती हैं इस आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। ये होती है 4 प्रकार की। पहला है टोटीपोटेंट सेल, ये किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में, यहाँ तक कि प्लेसेंटा में भी बदल सकती हैं। दूसरा होता है आपका प्लूरिपोटेंट, ये शरीर की अधिकतर कोशिकाओं में बदल सकती हैं, खुद को भी नवीनीकृत करती रहती है, खुद का विभाजन करती रहती हैं, इनसे ज्यादातर चीजों का निर्माण हो सकता है लेकिन इससे प्लासेंटा नहीं बन सकती। तीसरी होती है आपकी मल्टीपोटेंट, ये कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकती हैं, जैसे एक ब्लड स्टेम सेल, बहुत सारी जो ब्लड की अलग अलग कोशिकाएं हैं उनमें ही जा सकता है। इसके बाद होती है यूनिपोटेंट, ये उत्तकों के अंदर पाया जाता है, टिश्यूज के अंदर। जिस उत्तक का स्टेम सेल होता है ये उसी उत्तक के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। बेसिकली ये जैसे स्किन का अगर सेल है तो वो स्किन ही बना सकता है। ठीक है, यूनिपोटेंट, यूनि से इस सिंगल वर्ड समझ में आ गया ना, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो देखिए यहाँ तक स्टेम सेल को कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं पे 3 टाइप लिखा है, कहीं पे 4 टाइप लिखा है, कहीं पे फिर 2 टाइप लिखा है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इनका जो डिवीजन होता है वो किस किस आधार पर होता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं? बहुत सारे असाध्य रोगों का इससे इलाज किया जा सकता है, जैसे अगर आंख में कोई विकार है, हृदय संबंधी कोई विकार है, उनका परमानेंट इलाज किया जा सकता है। अभी तो देखिए एचआईवी से ट्रीटमेंट संभव हो गया, तो ये सारे के सारे इनके लाभ हैं। कुछ ऐसे बीमारियां जो कि लाइलाज है, जैसे दांत वापस नहीं आ सकते, एक बार चले जाए तो बाल वापस नहीं आ सकते, तो इनका भी जो ट्रीटमेंट है वो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से वही बताया कि जो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल है ये अर्ली स्टेज का जो है स्टेम है, यहाँ से फिर अडल्ट ब्लड सेल्स बन गए और फिर फर्दर डिवीजन हो गया। जो चीज मैंने आपको पीछे समझाई है वही अगेन आपको पिक्चर के माध्यम से समझाई हुई है। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये स्टेम सेल है, एक तो ये मोर स्टेम सेल में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने आप को ही और ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके न्यूरॉन में कोई प्रॉब्लम आई है, अगर ब्लड सेल्स में कोई प्रॉब्लम आई है, अगर और किसी प्रकार की स्किन में अगर बहुत ज्यादा जल गया है, तो स्किन बहुत डीप बर्न हो गई है, तो हम स्टेम सेल से स्किन सेल को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना होता है और इससे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं यही स्टेम सेल थेरेपी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कि कुछ स्थितियों में इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे नई त्वचा उत्पन्न करने के लिए एक एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन होता है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो है आपकी आंख में प्रॉब्लम हो जाती है, रेटिना में पिगमेंटेशन हो जाती है, इसका इलाज भी स्टेम सेल के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए वही बताया कि स्टेम सेल है, इससे फिर आरपीई सेल बना लिए, इन सेल्स को इम्प्लांट किया गया आई के अंदर और इससे जो है एएमडी पेशेंट की आई जो है वो ठीक हो गई। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद देखिए थैलेसीमिया हो, ल्यूकेमिया हो, लिम्फोमा हो, ये इस तरह की बीमारियों का उपचार करने का एक आदर्श विकल्प बनती है। ठीक है, और कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। अब एक होता है स्टेम सेल बैंक। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कुछ पेरेंट्स हैं
वो अपने बच्चे की बर्थ के टाइम पे ही उसके स्टेम सेल्स को स्टोर करके रख लेते हैं। अब उस बच्चे की लाइफ में अगर कभी कोई भी बीमारी होती है तो उन स्टेम सेल का यूज़ करके जो है उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो स्टेम सेल सुरक्षित रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए, तो जैसे ब्लड बैंक होते हैं ऐसे ही स्टेम सेल बैंक होते हैं। ठीक है, जो पब्लिक स्टेम सेल होते हैं वहाँ पे अभिभावक क्या है, अपनी मर्जी से जो है अपने बच्चे की गर्भनाल के रक्त वाले स्टेम सेल को डोनेट कर देते हैं ताकि वो किसी भी रिसर्च में काम आ सके, या फिर अगर कोई और बीमार है तो उसमें शायद मैच कर जाए तो वहाँ हेल्प कर सके। प्राइवेट वहाँ होते हैं जहाँ लोग अपने खुद के इलाज के लिए इनको स्टोर करके रखते हैं। तापमान क्रायोजेनिक रहता है -96 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बैंक आप समझ गए। किन किन रोगों का निदान इससे संभव है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, देखिए एक तो क्या है, वयस्क स्टेम सेल तकनीक इलाज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब आपको जो है अंगों का दान किया जाता है, यानी कि जब आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो बॉडी कई बार उसको स्वीकार नहीं करती है और बाहर से आई हुई वस्तु जानकर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो उससे क्या होता है, वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है वो फेल हो जाता है। लेकिन स्टेम सेल तो आपकी अपनी बॉडी के, आपका डीएनए उसके अंदर है। तो जब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके आपको इलाज किया जाएगा तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है और आपका इलाज के सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा लाभ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेम सेल अनुसंधान को लेके भारत में क्या कुछ चल रहा है। तो भारत सरकार जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, उसके बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आपका जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वित्त पोषण करके रिसर्च को काफी सपोर्ट कर रही है। फिलहाल इंडिया में अपोलो और एम्स जैसे जो अस्पताल हैं वहां पर स्टेम सेल चिकित्सा का प्रयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, भारत में अगर रेगुलेशन की बात करें तो सबसे पहले 2007 में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसके बाद नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च ये 2013 में आई। फिर स्टेम सेल पर रिसर्च करने के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश 2017 के अनुसार ये बोला गया कि केवल रक्त संबंधी विकारों के लिए यानी कि जो ब्लड रिलेटेड डिजीज हैं उनके लिए बोन मैरो से हेमारोपाइटिस स्टेम सेल प्रत्यारोपण के लिए स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग को मंजूरी दी गई है। यानी कि हर जगह आप स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का यूज अभी इंडिया में नहीं कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड बीमारियों के लिए इसको जो है मंजूरी दी गई है, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेम सेल इलाज हैं उनका फाइनल डाटा कि मरीज पर इसका क्या प्रभाव रहता है ये भी पब्लिक प्लेस में आया ही नहीं है, अभी रिसर्च के फेज में है। इसके अलावा एम्ब्रॉयनिक जो स्टेम सेल होता है भ्रूण वाला उसको लेना लीगल नहीं है, आप केवल अडल्ट स्टेम सेल्स का ही यूज जो है कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, उसके बाद 2019 में जो स्वास्थ्य मंत्रालय था उन्होंने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 अधिसूचना को जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेम सेल से व्युत्पन्न जो उत्पाद होंगे यानी कि स्टेम सेल से जिन प्रोडक्ट को आपने निकाला है उनको नई दवाओं की कैटेगरी में न्यू मेडिसिन के रूप में माना जाएगा और फिर उन न्यू मेडिसिन के लिए आपको भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी। जैसे मार्केट में कोई भी नई मेडिसिन लाने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सेम आपको ऐसा ही करना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए आज के अभ्यास प्रश्न जो कि पीटी रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पे जाने से पहले अब तक आपको मेरे हिसाब से स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तिष्क से तंत्रिका स्टेम कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाओं से जो है बन सकती हैं। अंतर कर सकते हैं मतलब डिफरेंशिएशन यहाँ पे मतलब है। तो आपको बताना है कि जो मस्तिष्क से तंत्रिका स्टेम कोशिकाएं तो केवल विशिष्ट मस्तिष्क कोशिकाएं, विशिष्ट मस्तिष्क कोशिकाएं और विशिष्ट त्वचा कोशिकाएं, सभी प्रकार की विशेष कोशिकाएं या केवल विशिष्ट रक्त कोशिकाएं, आपको आंसर करना है। सेकंड है कि भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। यहाँ पे अंतर का मतलब बदल से लीजिएगा, ठीक है, चेंज हो सकती हैं। तो इसका आप आंसर दीजिएगा
कल की वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी। अब देखते हैं मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर आप जरूर लिखिएगा। संक्षेप में बताएं कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है, अन्य उपचारों की तुलना में इसके क्या फायदे हैं। यहाँ पर फायदे बताने के साथ साथ आप एक दो जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी बताइएगा। देखिए, पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि अभी इस पर रिसर्च जारी है, कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता। क्या सच में स्टेम सेल जितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है इतना ही कारगर है या नहीं। दूसरा क्या है, ये बहुत ज्यादा महंगा है, तो कई बार लोगों को इलाज कराने के लिए क्राउड फंडिंग, चंदा जो है मांगना पड़ता है, करोड़ों रुपया पानी की तरह इस पर बहाना पड़ता है। ये दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि जो आपका आईटी अधिनियम 2000 है उसकी किस धारा के तहत, देखिए डिजिटल संपत्ति या जानकारी। ठीक है, संपत्ति डिजिटल क्या हो सकती है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, जानकारी के अंदर कोई डाटा हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं। ठीक है, डाटा में तो कुछ भी आ जाता है, उसकी चोरी करना साइबर अपराध माना जाता है। तो जब इसकी धाराओं को आप पढ़ेंगे तो जो धारा नंबर 65 है उसमें ही बेसिकली ये कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्तर ए इसका सही आंसर हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि साइंस का ये टॉपिक बहुत सरल भाषा में समझाने में मैं आपको सफल रही होंगी, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक इनका लाभ पहुंचे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।